इनके खून में घुसी हुई है। बिना बेईमानी के सत्ता में आ ही नहीं सकते। ईवीएम से पिछली बार बेईमानी की, अब की बार भी करें, क्योंकि जनता रोज़ दौड़ा के चौराहों पे मार रही है इनको, इनके नेताओं को मार रही। इनकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, इनकी रैलियों में दूसरे प्रदेशों से सरकारी और प्राइवेट बसें लगा के मंगाया जा रहा है। तो चुनाव तो जनता लड़ ही रही है। बाकी किसकी सरकार आ रही है, थोड़ा सा डर का है। सरकार किसकी आ रही है? सरकार वैसे देखिए आनी चाहिए सपा की, अगर ये बेईमानी ना किए तो। अब बेईमानी कितने हद तक बचा ले जा सकता है कि वाकई में ईवीएम का खेल होता है ये? मतलब कुल खेल होता है भाई, कि कितनी आरटीआईयाँ लगी हैं, कितने पीआईएल पड़े हैं। अब वो बैठे लोग भी उन्हीं के बीच के हैं, जज की कुर्सी पे, न्यायालय की कुर्सी पे। जब वो न्याय ही ना करें तो क्या करेंगे? ट्विटर हैक हो जाता है, रक्षा मंत्रालय का ट्विटर हैक हो जाता है। आप क्या कुछ विशेष टिप्पणी बताएं? देखिए, ईवीएम वाली बात आपको हजम हो रही? अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जगह जगह गाड़ियों में ईवीएम पकड़े क्यों जाते, क्यों पकड़े जा रहे हैं? ऐसा क्या है कि जगह जगह जो है ट्रकों में देख रहे हैं या छोटे छोटे उसमें पाए जा रहे हैं? तो कुछ तो है, समझना पड़ेगा इस बात। अभी इकरा हसन ने पकड़ा, आपको मालूम? हाँ, इकरा हसन ने पकड़ा, वो कहाँ जा रही है? आप लोगों से ये चीज़ें छिपी तो है नहीं है, जो भी चीज़ है। और समस्या तो है, देख ही रहे हैं महंगाई कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। रोजगार के लिए देखिए, जो रोजगार मांग रहे हैं लाठियाँ मिल रही हैं, तो समस्या है। ऐसा नहीं है कि जनता इस चीज़ को समझ रही है और जनता अपने पक्ष के लिए करेगी ही। लेकिन जो लोग बीजेपी के कहते हैं कि बीजेपी ने काम किया है और ख़ास तौर से ये जो 4-5 किलो का अनाज दिया गया है, ये टॉनिक की तरह काम कर रहा है। हम चूंकि गांव में भी जाकर के हमने देखा है, कई सारे जिलों पे हम गए। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आपकी, चलिए टॉनिक की तरह काम कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ ये बताइए 4 किलो गेहूँ से आपका काम चल जाएगा? आपके बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, आपके यहाँ आपके समाज सोसाइटी नहीं है आपकी, वो कैसे मेंटेन होगी? दवा नहीं चाहिए आपको। लेकिन वो तो अंततः वो भावनाओं पे। आप 5 किलो पर यूनिट अनाज की बात कर रहे हैं ना। 2013 का FCI का झोला अभी हमारे घर में पड़ा है, जिसमें साफ साफ लिखा है 5 किलो मुफ्त अनाज प्रति यूनिट। मतलब आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 किलो अनाज आपके घर में जाएगा। 2013 में किसकी सरकार थी? तो उन्होंने भी दिया, लेकिन वो ढोल लेके प्रचार नहीं किए। इनके ये हैं, अगर 2 रुपये का सामान देते हैं तो 200 रुपये का झोला दे देते हैं साथ में, मुस्कुराता हुआ। और जो ये कह रहे थे ना, एकदम सही कह रहे हैं कि वो 5 किलो अनाज से, ये अनाज तब कहाँ था? जब रोडों पे लोग भूखों मर रहे थे, जब लोग पैदल चल रहे थे। आज इनके वो कौन सी रथ चल रही है, विजय रथ, कई रथें ये निकाल रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं। उस समय वो गाड़ियाँ कहाँ थी? उस समय लोगों से आह्वान हमारा प्रधानमंत्री कर रहा था कि आप लोग सहयोग करिए अपने भाइयों को घर पहुँचने के लिए। आप अपने पड़ोसी को देखिए, उसको खाना मिल रहा है कि नहीं? इंसान नहीं थे। वो कह रहे थे कि ऐसा इंसान नहीं थे। वही बात है। तो आप भाजपा की इतनी निंदा मत कीजिए, प्राइवेट भाजपा की इतनी निंदा मत कीजिए। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, भाजपा सरकार में मेरी बीवी आग से जल के, मतलब गैस सिलेंडर से जल के मर गई, तो क्या मैं भाजपा सरकार को दोषी ठहराऊंगा? योगी आदित्यनाथ को दोषी ठहराऊंगा? हमारी कमी है, मेरी लापरवाही है। ये तो व्यक्तिगत बात है। इन्होंने जो मुद्दा उठाया, इन्होंने जो मुद्दा उठाया और ये कहा कि कोरोना काल में बसें नहीं चल रही थी, बसें जाने से रोक दिया गया था और कांग्रेस ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं ले जाने। 1 मिनट, लेकिन ये जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, इनके बात में तो बिल्कुल दम है। इस सवाल को आप कैसे काउंटर करेंगे? मुझे बताइए कि बसें क्यों नहीं चलने दी गई थी? इसलिए क्योंकि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे वो भी इंसान है, वो भी किसी के बच्चे हैं। जो भी नहीं परमिशन दिया जा रहा था, हर चीज कानून व्यवस्था, प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसी थी ऐसी कानून व्यवस्था किसी प्रदेश में नहीं थी। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था माननीय ब्रजेश पाठक के माध्यम से आज बता रहा हूँ 1 नंबर की व्यवस्था। एक बात बताइए, ये जो थार की गाड़ी चढ़ गई, इसी को कानून व्यवस्था कहते हैं? कहाँ थार गाड़ी चढ़ गई? किसानों के ऊपर। अब भैया अचानक कोई हादसा हो जाए तो उसको आप एक मिनट होता है। हम मैं पत्रकार हूँ, दर्जनों खबरें रोजाना क्राइम की मैं रिपोर्ट करता हूँ। आपको बताऊँ, इसी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, दर्जनों खबरें क्राइम की, गोली, रेप, हत्या, ये वो। इसको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं कहते हैं आपके हिसाब से? देखिए भैया, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने चकले चलते थे। बस्ती चकला चलता था, बलिया चकला चलता था, आजमगढ़ चकला चलता था, इलाहाबाद चकला चलता था। आज हमारी बहन बेटियां खुल के नौकरी करती हैं, हमारी बहन बेटियां जाके खड़े होकर सामना करती हैं। हमने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछा, आप चकले पे चले गए। लॉ एंड ऑर्डर पे बताइए। ये लॉ एंड ऑर्डर सुनिए, ये चकला घर की बात कर रहे हैं। आगरा में भाजपा का नेता पकड़ा गया, उसके घर और उसके होटल पे लड़कियां पकड़ी गई। एक मिनट, कुलदीप सिंह सेंगर वाला जो केस आपने देखा होगा, ये क्या है? 1 मिनट, आपके बीजेपी के विधायक थे, कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला है, चिन्मयानंद वाला मामला है। ये तमाम चीज़ें जब आपके विधायक करते हैं या आपके मंत्री करते हैं, आपके नेता करते हैं,
तो आप उसको जस्टिफाई भाजपा क्यों करने किसी को लगते नहीं हैं? बख्शेगी, क्या नहीं बख्शेगी? भाजपा किसी को नहीं बख्शेगी। अगर भाजपा में अरे योगी आदित्यनाथ, जमानत मिल गई, बता रहे हो भाजपा कुछ नहीं करती। अरे यार जमानत मिल गई तो उसका क्यों जमानत का इसलिए मतलब मिली? क्या होता है? क्योंकि एंटी सेपेट्रिक भाजपा का बेल। नेता था। जमानत का वो मतलब होता है भाजपा एंटी को नेता सेपेट्रिक लगा है। बेल गृह ना। मंत्री आपने को अमल करते हुए देखा ना, हमने फालतू देखा बात कर रहे है। हो वो जज फैसला करेगा। तुम अयोध्या राम मंदिर का फैसला हुआ तो भाजपा के सुप्रीम कोर्ट कार्यकर्ताओं जज की बात कर रहे हो, आप जनता की बात करो। आम जनता नहीं छोड़ेगा। आम जनता को क्यों बात करे? जब हम कार्यकर्ता हूँ तो कार्यकर्ता कहूँगा, मैं कोई चोर थोड़ा ही ना हूँ, खुला कार्यकर्ता हूँ। तभी झूठ बोल रहे हो। भाजपा के लिए मैं समर्थन करता हूँ, तभी झूठ बोल रहे हो। भाजपा के लिए जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। एक मिनट, अपना बोलिए, उनको अपना बोलिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हम ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोर्ट की वजह से जमानत मिली है आशीष मिश्रा को, ठीक है? कोर्ट की वजह से अगर आशीष मिश्रा को जमानत मिली है तो कोर्ट की वजह से राम मंदिर भी बन रहा है, तो आप उसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि हमारी वजह से, यानी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह का गाना आप क्यों चला रहे हैं? अच्छा 70 साल हो गया, आज तक क्यों नहीं कोई लेके आया? सुप्रीम कोर्ट मीठी मीठी बातों से ठगती रही कांग्रेस। हाँ? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी ने प्रभावित कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी ने प्रभावित नहीं किया? तो फिर कैसे सुप्रीम राम कोर्ट को में जो जस्टिस बैठा है वो एक जेंटलमैन आदमी है, उसके वर्ल्ड जेंटलमैन होते हैं। उसमें ना प्रधानमंत्री कुछ कर सकता है ना राष्ट्रपति कुछ कर सकता है। आपकी पार्टी का क्या अपने रोल है? हुनर का हर आदमी एम ए होता है। आपकी पार्टी का क्या रोल है उसमें? हमारी पार्टी का यही रोल है कि जो गलती करे उसको सजा दो। नहीं, राम आप मंदिर मेहमान वाले- जमानत में राम- आया है। बोलिए, सुनिए केस खुलेगा। एक मिनट, सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है प्रधानमंत्री? एक मिनट, तेज आवाज राम बोल। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है प्रधानमंत्री? सुप्रीम कोर्ट के तो एक- फिर कैसा जो राम सुनिए मेरी बात। लाएंगे? अरे तो राम एक के नाम, अरे सही भगवत कहो ना, जो ने राम के लहराया। नाम का खाए हम भगवत उनको योगी भगाएंगे। ने लहराया। जो हमारे खेतों में सांड छोड़े हैं हम उनको जुतिया भगाएंगे। गली गली ऐसे ऐसे बोलो। मुर्गा कटता था, बच्चे हमारे उल्टी कर अब देते आ थे। गए आप मुद्दे पर, अब आप अपने असली मुद्दे पर, हिंदू मुसलमान ये के मुद्दे सही पर अब आप आए। जब गली गली में निकलते थे तो संगीत सोम का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है। यही बताइए, वो किसी किसका नेता है सरकार में संगीत सोम? डस्टबिन रखा गया हो? संगीत सोम पूछ रहे हैं, किसी सरकार में डस्टबिन रखा गया? संगीत सोम पार्टी का नेता है। पार्टी का नेता। आप पंडित जी है ना? सबसे हाँ, बड़ा पंडित जी स्लॉटर हैं। हाउस है आप ये उसका। बताइए सर जी, एक मिनट। सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है। ये संगीत सोम किस अरे पार्टी यार के तो नेता? कानूनी तरीके से चल रहा है ना। फिर यही बात हुई ना। अब स्लाइडर हाउस अबे खोल दो। देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाएगा ना, सुनो। अगर ये शराब बंद हो जाएगी ना तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, PWD की रोडें बंद हो जाएंगी। सवाल करके ये जो चल रहा है, शराब चल रही है, जो सब चल रहा है, इससे सरकार चल रही है। ठीक है, ये अंकल आपसे पूछ रहे हैं क्या मंदिर कब तक बन जाएगा? मंदिर, अरे मंदिर का काम चल रहा है। जाके देखो अयोध्या, देखो यहाँ ना, देखो अयोध्या देखो, वहाँ पे हर प्रदेश का आदमी आके रोजगार पाया है। अयोध्या में बाबा बाबा चिल्ला रहा है, जय श्री राम का नारा कह रहा है। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर क्यों भेजा गया है, अयोध्या क्यों नहीं? अयोध्या पहले लड़ाने की बात हो रही थी, आपको ये बात पता है? पहले मथुरा जा रहे थे, वहाँ भगा गया। गोरखपुर इसलिए भेजा गया महाराज जी को क्योंकि वो राम के इतने बड़े भक्त हैं, तो वहाँ से उनका जीतना मतलब एकदम शिवर था, तो इसीलिए इनको उठा के गोरखपुर भेज दिया कि बाबा को। ताकि वहाँ ना जीत पाए। नहीं, वहाँ तो एक नंबर से जीतेंगे, अच्छा ये बताइए, एक नंबर से जीतेंगे। हम थोड़ा स्लो क्यों हो गया? अपने घर में कुत्ता शेर होता है, जो दूसरे इलाके में जाए ना जवाब नहीं दिया, असली शेर वो देखिए- कहा जाता है। देखिए आपने जवाब नहीं दिया। राम मंदिर इन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री अरे ये कुत्ता कोई बना जवाब ही नहीं दिया। है। अपने घर में अपने गए। इलाके में कुत्ता शेर होता अभी कह है, रहे हैं ना, इलाके इसका में कुत्ता मतलब शेर है होता कि है। अपने मुख्यमंत्री कुत्ता बना। हमारा मुख्यमंत्री चलिए, उत्तराखंड का है, एक चीज और मुझे बताइए। बनारस काठी मठाधीश का पढ़ा हुआ है, ज्ञानी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। एक चीज और हाँ। बताइए। अच्छा वो गुरु एक मिनट, हाँ। पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं इस वक्त? पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ नहीं रहे। हाँ, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं इस वक्त? 95 रुपए पे रुके हुए हैं। हाँ, अरे तो भैया ये बढ़ नहीं रहा है, बहुत जरूरी है दिनों से बढ़ना। रुके हुए हैं, क्यों नहीं बढ़ कोई रहे? जरूरी है बढ़ना, ये तो कम होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये तो और कम होगा। ये जब 2022 में हमारी सरकार बन रही है, जो भाजपा की सरकार बन रही है, ये सरकार जिस दिन बन गई, जिस दिन क्लियर हो गया यहाँ बाबा जिंदाबाद, उसी दिन देखना, उसी दिन देखना आप परिवर्तन की गंगा बहेगी। अभी 2 साल मोदी जी के बाकी हैं, 2024 में 2 साल क्या बाकी लगता है है। अंकल, क्यों नहीं बढ़ रहा है पेट्रोल अरे डीजल? आप मुझसे पूछना ही नहीं चाह रहे तो मैं जवाब क्या दूं? मैंने इनसे एक सवाल किया कि मंदिर कब तक बन जाएगा, पहले पूछ तो लीजिए नहीं, कब वो तक नहीं बन जवाब जाएगा। देना चाह रहे। पहले नरेंद्र मोदी का मंदिर बनेगा, 24 अगर का नरेंद्र मंदिर। मोदी को सुनिए मंदिर आप पूरी बनवाना बात, होता, अब आप तो बोल रहे भगवा लेके थे। गंगा आप सफाई एक न करता। बात सुनिए, चलाना साहब एक करता। बात सुनिए, हाँ। काम देखिए पूरी बात। अब आपने बोला सर जी, आपने बोला, मैंने पूरा मौका दिया, मैंने पूरा मौका दिया। मेरी बात सुन लीजिए, राम मंदिर का काम स्लो करके
24 में सत्ता में आने के लिए उसको एक जरा किनारे किया हुआ। पूरी सुन लीजिए। अरे सर जी आप बोलने नहीं देते, आप बोलने नहीं देते, यही आप कल भी लड़ रहे हैं, आप एक डिबेट में कल भी लड़ रहे हैं। ये जगह क्यों ऑक्युपाई कर रहे हैं? आप उनको बोलने दीजिए ना। इतनी देर तक आपने बोला, किसी ने कोई इंटरप्ट नहीं किया। दरअसल इस देश में अब पहले राम मंदिर नहीं बनेगा, पहले बनेगा नरेंद्र मोदी का मंदिर, क्योंकि वो इस देश का पहला भगवान बनेगा और उसकी अब पूजा होगी। उसका मंदिर बनने के बाद ही राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर का मुद्दा क्यों संभाला हुआ इन्होंने? क्योंकि 24-22 में तो इनकी सरकार जा रही है। अब 24, अरे यार अब आप बोलने तो दीजिए। आप मेरी बात तो 22 में आपकी सरकार जा रही है, 24 में आपके पास मुद्दा क्या रहेगा बोलने के लिए? जब मोदी आए तभी आया क्या? उसके पहले नहीं था क्या ये देश में? नहीं, ये देश में नारा नहीं था क्या ये राम और कितने धरना प्रदर्शन होते हैं? 4.5 लाख 5 लाख पब्लिक आती थी विधानसभा, अब क्यों नहीं आती है? अच्छा एक मिनट, राम 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 अब क्यों नहीं आती है? बेरोजगारों को तुम लोगों ने रोजगार छीन लिया, लाठी लेके मार रहे हो। चकला घर बंद करवा दिया, सुनो, महिलाओं का रोजगार छीन लिया। ये देखिए, चारबाग में चले, एक मिनट, चारबाग में देखें क्या ये हिंदू मुसलमान क्यों करेंगे? बहुत सारे लोग हम यहाँ हिंदू मुसलमान क्यों? मैं हिंदू हूँ। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास करती है। आप चलिए डालीगंज चले जाइए, अलीगंज चले जाइए, मलियावा चले जाइए, गोंडा बहराइच क्या है, 20-20 साल तो यहाँ पे पान चाय बेच रहे थे, उनके लड़के बेवतन थे, आज उनके सर पे छत हो गई है। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारे लड़के बेवतन थे, आज वतन के हैं। आप लोग बहुत तेज बोलते हैं। इसका माहौल चल रहा है फिलहाल। अभी तो दोनों में फाइट है, कहना पड़ता है ये। और दोनों में फाइट इसलिए है, तीसरा कोई फाइट में है नहीं। और आम जनता ने ये तय कर लिया है कि ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ में है। और उसकी वजह यह है कि मोदी का सरकार आने के बाद और आने के पहले जो वादे किए थे, इसमें जनता को बहुत तफावत दिखने लग गई। जैसा मोदी जी 14 में आए, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन किसको चाहिए भाई? गरीब को ही चाहिए ना। कोई लखपति करोड़पति तो अच्छे दिन नहीं मांग रहा। वो तो उन्होंने तो आवास दे दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने शौचालय दे दिया, 5 किलो अनाज दे दिया, इस तरह की। ये पहले सब बंद था क्या? जितनी महंगाई पहले कैसा था, आर्थिक बजट कम था, आर्थिक बजट बढ़ने के बाद में उसके दाम भी बढ़ गए। ये तो योजना पहले से चालू है, लेकिन मोदी जी ने सबसे पहले अच्छे दिन बताया तो किस माध्यम से बताया? अखिलेश यादव के बारे में ठीक है, आपकी हम बात नहीं, अखिलेश मुद्दा इस चुनाव का उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो जनता परेशान है अखिलेश के साथ में। मेरी बात सुन ली, पुरानी बात आप कोई नई बात। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक आम नागरिक को एक मुद्दे ही की बात करनी चाहिए। लेकिन जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो अंततः वो भावनाओं की बात करती है, वो मुद्दों की बात नहीं करती है, वो डाइवर्ट कर देती है। आप बीजेपी के इस चीज़ को कैसे काउंटर करेंगे? अगर उन्होंने कुछ किया हो, मेरे को एक बात बताओ, सुनो सुनो, इंफ्रास्ट्रक्चर यमुना हाईवे बढ़ाना या तुम्हारा ये जेवर एयरपोर्ट करना, ये रोजगार के साधन नहीं है सर। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और आपने कहा जेवर एयरपोर्ट वगैरह बनाने से रोजगार के साधन नहीं होते। अब जेवर एक मिनट, बीजेपी ने जो बजट लाया 1 फरवरी को, उसमें 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पिछली बार जो था वो 5.5 लाख करोड़ रुपए का था, इस बार 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। तो जाहिर है कि जब क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो रोजगार के साधन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो ये बीजेपी का ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आप यहाँ कोई मशीनरी नहीं ला बढ़े, कोई फैक्ट्रियाँ ना खोले, हाँ, ताकि मजदूरों के हाथ को काम मिले। ऐसे चीज़ लाने के बाद में मजदूरों को काम मिलेगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से कैसा काम मिलेगा? अभी जेवर उसको ये बंद कर रहे हैं तो मेरे को एक बात बता, एक मिनट, ये इनकी बजट में उन्होंने कहा है बोलने जैसे सरकार सर ऐसा नहीं। आप आंकड़ों की गणित क्या बोलिए, नेता की भाषा, आप तो पत्रकार हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सुननी चाहिए उसको, आंकड़े से क्या लेना देना, और कब क्या खुलेगा उससे क्या लेना सुनो सुनो, आप मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सर जी, अब मुझे आप दीजिए 2 मिनट। मैं बहुत सरल भाषा में बोलने, हिंदी में बोलने जा रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं बोलने जा रहा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, इस सरकार के 4 ही पॉइंट हैं: हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान। इन्होंने किया तो कुछ है नहीं, युवाओं को मारा, भी छात्रों को। मैं तो कहता हूँ इनको रोजगार, हर दुकानदार को
व्यवसायी को मारना चाहिए, हर मजदूर को मारना चाहिए, हर ठेले वाले को मारना चाहिए और गिरा गिरा के मारना चाहिए भाजपा को, क्योंकि इनके पास करना तो कुछ है नहीं। इन्होंने, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए ना, जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम। अब मैं आता हूँ एक ऐसी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे शीर्ष पद पे बैठा हुआ, कोई कहता उसने नहीं कहा, मैंने कहा किसी ने कहा, पार्टी कहती है, न्यूज़ चैनल उसको रिपीट करते हैं कि हिंदू खतरे में है। आप ये बताइए, जिस देश में 80% हिंदू रहता हो वो 17% से हार जाएगा, 14%। आप 14 हो जो भी हो, तो क्या इस देश का प्रधानमंत्री हम हिंदू भाइयों को मुसलमानों के सामने रुस्वा और जलील नहीं कर रहा, उन्हें अपमानित नहीं कर रहा? और फिर कौन मुसलमान हमसे लड़ने आ रहा, कौन सा विस्फोट हो गया? आप ये बताइए, एक अखंड भारत है। आप ये देखिए, कोई यूरोपियन कंट्री, रशियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, उसमें जहाँ भी 1-2 लाख आदमी बनते हैं तो एक नए देश की मांग हो जाती है। आप ये देखिए, सन 47 से इस अखंड भारत को कौन तोड़ पाया? कई लोग आए तोड़ने की कोशिश की। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये बात समझ रहे हैं, आम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बात? आम लोग नहीं समझ रहे हैं ना, तो आप समझ जाएंगे। और मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो चाहे देश में हो और चाहे प्रदेश में हो, गठबंधन की सरकारें आया करें, क्योंकि जब एक अकेली सरकार आ जाती है अपने बलबूते पे, तो वो अपने ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करके जनता का नुकसान करते हैं, उनका फायदा कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि एक बार शुरुआत गठबंधन से ही की जाए और उसके रिजल्ट आए अच्छे, तो हमें ये लगता है कि हमें सन 2024 में भी गठबंधन ही बनाना चाहिए, क्योंकि हम उसको, वो तो अपने मन की बात करता, किसी की सुनता तो है नहीं। और उसका जारी मुद्दे, मैं बार बार यही कहूँगा, जिन्ना, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम। आप ये बताइए सर जी, हम एक यूपी के जितना है पाकिस्तान, जितना एरिया यूपी का है उतना ही बड़ा लगभग है। क्या हमने कई बार सुना है इन लोगों से कि कोई भी पार्टी पाकिस्तान की हिंदुस्तान का नाम लेके नहीं लड़ती है, मगर हम इतने छोटे दिल के हैं, इतने घटिया दिल के हैं, और खासकर बीजेपी इसमें तो माहिर है कि सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान का नाम लेके चुनाव लड़ती है। तो हम अपने हिंदू सारे भाइयों से सिर्फ ये इतना कहना चाहते हैं, जो लोग इसका अपोज करते हैं, एक मिनट, जो लोग इसका अपोज करते हैं अंकल, वो कहते हैं कि वो नकली हिंदू हैं। आप बताइए, आप नकली हिंदू हैं? हम भी तो नकली हिंदू है ना। देखिए, जब आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम खिलाफत कर रहे हैं, तो हम तो नकली हुए। ये अगर आपके फेवर, अगर ये बीजेपी के फेवर में बोलेंगे तो ये असली हिंदू हैं, ये समझिए आप। तो आप हिंदू मुस्लिम तो आप लोग करोगे ही ना। हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर रहे हो, मतलब पार्टी की बात। तो मैंने हम तो निष्पक्ष तौर पर हम बात जान रहे हैं। मैंने यही आपको कहा था शुरू में, आप उनको सुने और हमें भी सुने, और सुने वो जो जाति, जो ज़रूरत की चीज़ें, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लाइट, पानी, बत्ती व्यवस्था, और थोड़ी सी जो ये सुरक्षा है। अब ये कहते हैं कि हमारा जो है ये उत्तर प्रदेश बड़ा सुरक्षित है। चलिए मान लेते हैं, हर महीनों में मान लेते हैं, कहीं लड़ाई नहीं होती, कहीं दंगे नहीं होते, सब मान लेते हैं। हमें दंगों से और ये लड़ाइयों से क्या लेना देना? हमारे लिए रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है, और जो है हमसे छीने जा रहे हैं। अगर हम अपना हक, स्टूडेंट है जैसे, हक मांगने जाता तो हम मार खाते हैं, तो मारो ना, गिरा गिरा के सबको मारो, आप जो कुछ नहीं, क्योंकि अब आप गिरोगे, आप 2022 में आप गिरोगे, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। एक और सवाल, बस अभी फिलहाल हिजाब का इशू चल रहा है, और आमतौर पे इस देश में बहुत अच्छा सवाल इस देश में हिजाब को और अलग अलग बहाने से पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। और आमतौर पे देखिए, जो शहरों में हैं वो ज़्यादा लाइन में लग के वोट नहीं डालते हैं, जो पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। गांव में जो जनता गांव में होती है वो जाकर के लाइन में लग के वोट करती है। तो आपको क्या लगता है, ये हिजाब वाला इशू शहरों को, यानी सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों को प्रभावित कर पाएगा, या गांव के लोग उससे प्रभावित होंगे? कितना असर पड़ेगा गांव के लोगों पे और शहर के लोगों पे, ये मुद्दा? मैं तो सर जी हिजाब के बारे में बहुत स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है इसमें से थोड़ा सा मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, ये देश में जब तक ये इनकी सरकार है, तो आप अपने बच्चों का एडमिशन उसी स्कूल में कराएं, या उस स्कूल के प्रबंधक या प्रिंसिपल से, कि हमारे साथ ये कोई दुराचार तो नहीं होगा, हम पहन कर आना चाहते हैं, क्या हम आ सकते हैं? नहीं तो क्या मुस्लिम कॉलेज कम है महिलाओं के लिए? अपने मुस्लिम कॉलेज, अब यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ
कि ये विवाद ना खड़ा हो। तो मैं मुस्लिम छात्राओं से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चीज़ से, देखिए ड्रेस कोड के तरीके से जाइए। ये आपका वो नहीं है कि आप गमछा पहन के चले गए तो वो कह देगा भाई ये तो ये बीजेपी वाले आ गए, और अगर हम बुर्का पहन के चले गए तो आ गए मुसलमान। इसका मतलब आप खुद लड़ना चाह रहे हो और लड़ाना चाह रहे हो। तो मेरा महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से, खासकर जो स्टूडेंट हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि जो उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती, आगे से वो ऐसे स्कूलों में एडमिशन लें जहाँ पे ऐसी स्थितियाँ पैदा ना हो। तो उससे ये रहेगा कि हिंदू मुस्लिम में तनाव नहीं बढ़ेगा। अब इस चीज़ को किस तरीके से और राजनीतिक पार्टियां कैच कर रही हैं और किस तरीके से भाजपा कैच कर रही है, क्या गृह युद्ध करा के ही दम लेगा ये? क्या जरूरत थी? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग वीडियो देखिए, वो लड़की है, उसके लड़की के पीछे यूं यूं लेके गमछा लेके जा रहे हैं आप, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो अपना गमछा ले रहे हैं, हमारे धर्म का गमछा। अरे ठीक है, तुम्हारे गमछे को कौन मना कर रहा है, या उस मुसलमान लड़की के हिजाब से कौन मना कर रहा है? तो मैं तो इसमें दोनों की गलतियाँ मानूंगा। अगर आपको डर है और आप ड्रेस कोड को नहीं मानेंगी तो आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप हर महीने में हिंदुत्व को दबाएं, हिंदू सरकारों को दबाएं। तो मैं इसके भी खिलाफ। चुनाव पे हिजाब वाले मुद्दे का असर पड़ेगा जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है? वही हमने बताया। आपने बताया असर पड़ेगा कुछ लग रहा है? बताएंगे कुछ बताइए। कोई नहीं बुला रहा है। ड्रेस कोड अलाउ है स्कूलों में, ड्रेस कोड जैसे अलाउ है, नीला पीला जो भी आप पहन के जाते हैं। तो स्कूल की अगर प्रशासनिक क्षमता को देखना चाहेंगे, उस पर कोई अंकुश लगाने के लिए स्कूल में ड्रेस अलाउ हो तो ड्रेस पहन के जाइए, क्या दिक्कत है? उसमें हिजाब हो, उसकी क्या बात आ गई? और दूसरी बात ये सुन लीजिए, सारी पार्टियों के संकल्प पत्र में लिखा गया है, एक मिनट, सारी कंपनियों के, सारी जो पार्टियां हैं उनके संकल्प पत्र में लिखा गया है, घोषणा पत्र में, बिजली देंगे, ये देंगे, स्कूटी देंगे, सारी चीज देंगे। क्या बेरोजगारों के बारे में सोचा है सरकार ने कि इनका जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म क्यों नहीं फ्री करा देते हैं? किसकी सरकार आने वाली है आपके साथ? क्या किसकी सरकार आने वाली है? सरकार स्पष्ट बहुमत की नहीं आएगी। अच्छा, थोड़ा सा एक रफ सर्वे हम कर लेते हैं, किसकी सरकार आ सकती है? अखिलेश, किसकी? बीएसपी, समाजवादी। किसकी सरकार आ सकती है अंकल? थोड़ा सा इसी बस एक शब्द में बता दीजिए, आपके हिसाब से किसका रुझान लग रहा है? समाजवादी पार्टी। किसकी सरकार आ सकती है अंकल? चांस किसका लग रहा है? जिसकी आ जाएगी उसके हम। चांस आपके हिसाब से किसका लग रहा है? नहीं, रुझान आपको तो कुछ समझना है। जिसकी आ जाएगी उसकी, मतलब आप जिसकी हो उसके फेवर में चले जाएंगे। आपका एक अलग मामला। अंकल एक ऐसे रफली थोड़ा सा मुझे बताइए, किसकी सरकार आने के चांस लग रहा है? भैया हम लोग सरकार के बारे में नहीं बता पाएंगे। नहीं, किसका चांस लग रहा है? पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन पार्टी क्या कर रही है। आप लगता है सरकारी नौकरी में, इसीलिए नहीं बोल पा रहे साहब। किसकी सरकार आ सकती है? सरकार देखिए, हमारा बोलना तो उचित नहीं है कि हम सरकार किसकी आ जाएगी, हमको कोई पैसा तो दे नहीं रहा। इसी से पता है किसकी आ सकती है? आपने लगता है सरकारी नौकरी में? ये जो मेहनत करेगा, जो सरकारी नौकरी में हम पूरी समझ रहे हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे बताइए किसकी सरकार आ सकती है? अरे भैया ऐसे बोलो तो किसकी सरकार आ सकती है? आपका बोलिए। आप थोड़ी सरकारी नौकरी, अंकल सरकारी नौकरी में आप थोड़ी हैं। नहीं हूँ किसी के, हमको ये चीज़ जानकारी नहीं। किसके आने के मतलब कौन अच्छा लग रहा है आपको? भाई हमें तो कोई मतलब नहीं है। योगी अच्छा लग रहे हैं, अखिलेश मायावती जी? हमें अखिलेश भी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, दोनों लोगों को आधा वोट दे, हमारे लिए कोई खराब नहीं है। चलिए ठीक है। अंकल थोड़ा सा मुझे बताइए किसका सरकार आने के चांस लग रहा है? भाजपा की है, बीजेपी की। किसकी सरकार आ सकती है? थोड़ी सी बताइए। हमें नहीं मालूम। एक रफ सर्वे हम करें, किसकी सरकार आ सकती है? समाजवादी की। समाजवादी, क्योंकि हम एक थोड़ा सा मुझे बताइए किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। बीजेपी की क्यों आ सकती है? काम किया है। थोड़ा सा बीजेपी की आएगी, बीजेपी के अलावा और कोई सरकार आएगी नहीं, चाहे जैसे बीजेपी की सरकार बने। अच्छा। चाहे जैसे बने। आपको बीजेपी से क्या फायदा? थोड़ा बीजेपी से गुंडा राज खत्म, बिल्कुल समाप्त है। अभी ये अजय मिश्रा टेहरी के बेटे आशीष मिश्रा का तो खाली फर्जी फंस गए। कैसे फर्जी फंस गए? हम जिले लखीमपुर के हैं। आप कहीं से भी हो, मतलब फर्जी कैसे फंस गए? वो थे ही नहीं वहाँ। कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है। कोर्ट अगर जजमेंट जो करेगा, अगर उनको दोषी करार करता है तो वो दोषी करार होंगे। उससे गुंडा मुक्त वाली बात कहाँ से आ गई? देखिए, कभी कभी एक हो जाता है कि मतलब कभी नहीं सर, आपके घर का कोई चिराग बुझा होगा तब आपके दिल को एहसास होगा। जिनके 8 लोग मर गए, आपको एहसास ही नहीं। एक पत्रकार भी उसमें रमन सिंह मारा गया। अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, उस पर पहले से बोलना भी उचित नहीं है। कानूनी कार्रवाई हो जाए, उसके बाद उस पर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए। गलत होंगे तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी। सवाल और मुझे एक सवाल का जवाब और दे दिए।
कुछ लोग ये कहते हैं कि जानबूझ के बीजेपी का आला कमान, मतलब मैं सुन रहा हूँ ऐसा लोगों में, बीजेपी का आला कमान जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ की सरकार को हराना चाह रहा है। क्यों? इसलिए कि उसकी टाइमिंग बताते हुए कहते हैं कि देखिए आशीष मिश्रा को ज़मानत ऐसे टाइम पे दे देना जो एकदम ऐन चुनाव का समय है, कहीं ना कहीं ये संकेत है कि योगी आदित्यनाथ को डिसेबल कर दिया जाए। जमानत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है, कोर्ट ने जमानत दी है, तो कुछ सोच के दिया होगा और कोर्ट अपने फैसले पे जो करेगा वो करेगा। मैंने आपको बताया कोर्ट अपना जो भी फैसला देगा उसको सभी लोग को मानना पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, तो इसलिए उसको कोई नहीं कहना। कोर्ट के फैसले को जब आप मानते हैं तो राम मंदिर का भी मामला कोर्ट ही से आया था, कोर्ट से आया था। तो बीजेपी के लोग क्यों कहते हैं कि हमारा उसमें क्रेडिट है? बीजेपी के लोग क्यों क्रेडिट लेते हैं? क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, पहल की गई है। देखिए कहने का मतलब है कोर्ट जाएगा कौन, हम ही आप में से तो कोई जाएगा, तभी तो फैसला दिया जाएगा। ये पार्टी ने पहल की थी आपके हिसाब से? पार्टी का मतलब कि हिंदू लोगों ने पहल की थी, और तो पार्टी क्यों क्रेडिट ले रही है? पार्टी हिंदू सिविलियन को लेना चाहिए। इससे पहले अखिलेश आए थे, अखिलेश की सरकार ने क्यों नहीं इस पे पहल करा के बनवा दिया? देखिए पहल मायावती क्या है कि मायावती ने पहल नहीं की। देखिए पहल करने का मतलब है कि हम उस कोर्ट के फैसले को माना उन्होंने और उसको प्रेशर करके सही चीज़ जो थी वो कराई गई। अखिलेश आते हैं प्रेशर करने का मतलब है कि थोड़ा सा अपनी बातों को रख करके सामने आ रहे हैं। देखिए रंजन गोगोई जिन्होंने जजमेंट दिया था उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया बीजेपी द्वारा, यही आप कहना चाह रहे हैं प्रेशर पे? नहीं, प्रेशर देने का मतलब है कि अपने साक्ष्यों को रख करके जो भी साक्ष्य। रंजन गोगोई को राज्यसभा बीजेपी ने क्यों भेजा? ये तो फौरन बाद, जजमेंट के फौरन बाद, ये तो पार्टी का अपना व्यक्तिगत फैसला है, पार्टी का फैसला। इसके लिए मैं क्या थोड़ा सा आप एस्टिमेट करिए, आकलन करिए कि रंजन गोगोई को फौरन उसी यानी फैसले के बाद ही पार्टी ने कैसे नॉमिनेट कर दिया? आइए अंकल आइए थोड़ा सा आइए। चलिए तो बहरहाल पार्टी का अपना फैसला है, पार्टी किसको राज्यसभा भेज रही है, किसको क्या कर रही है। चलिए तो बहरहाल ये हमने एक ओपिनियन जानने की कोशिश की और ये हम बिल्कुल विधानसभा से 100 मीटर की दूरी पर हैं। यहीं पर बीजेपी का दफ्तर भी है और बीजेपी सरकार में है इस वक्त, और ये दारुसफ़ा कहलाता है, एक तरीके से पॉलिटिकल हब है। यहाँ बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ होती हैं, लोग आमतौर पे पॉलिटिकल माइंड ही यहाँ लोग खड़े होते हैं, तो हमें लगा कि यहाँ जानना ज़रूरी है और यहाँ बहुत कुछ मसाला मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, बहुत कुछ कंटेंट मिल सकता है, समझने का मौका मिल सकता है कि किसका मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो बहरहाल ये देखने वाली बात ये होगी कि 2022 10 मार्च किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, और वाकई में जो बात लोग कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या उनका कमल खिलेगा, या जो साइकिल की बात कर रहे हैं क्या वाकई में साइकिल दौड़ेगी, ये 10 मार्च के नतीजे क्लियर करेंगे। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा।